हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन वो किए थे किसके ड्यूअल नेचर का, लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में बात किए थे। हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़ के आ चुके हैं? लाइट हैज ड्यूअल नेचर। ये हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस करके आ चुके हैं, जो है पार्टिकल और वेव नेचर। ये पार्टिकल नेचर डिस्क्राइब करने के टाइम में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस करके आए हैं हम सभी। तो जिन्होंने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है, मैं सजेस्ट करूंगा ये वीडियो देखने से पहले पिछले वीडियो आप लोग देख के आए, तो ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और वो आपको देखना भी जरूरी है, क्योंकि वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में इससे आते हैं, लेकिन आज हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जो कि देखिए हम लोग हेडिंग क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो रेडिएशन को मैं मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर यानी अगर मतलब लाइट है, लाइट क्या था? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो मैटर, मटेरियल, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, इन लोगों का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए। एज फॉर एग्जांपल हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या जानते हैं? इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। ये हम लोग बचपन से पढ़ के आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रॉन के अंदर एक वेव नेचर है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? क्या मैं गलत पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, या आप लोग बोलो मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ? लेकिन ये नहीं है, इलेक्ट्रॉन का भी एक वेव नेचर है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर? वो सबसे पहले डिस्कस करते देखिए, क्योंकि सब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने से सारा जिंदगी आप लोग को याद रहेगा, डायरेक्ट रट्टा मारने से कुछ फायदा नहीं। तो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रोगली। ये अपने पीएचडी कर रहे थे, ही वाज अ पीएचडी स्टूडेंट। और इन्होंने सोचा कि अगर लाइट का ड्यूअल नेचर हो सकता है, लाइट कैन बिहेव एज ए वेव एंड एज अ पार्टिकल, सो मैटर कैन आल्सो बी बिहेव एज अ वेव एंड अ पार्टिकल। मतलब उन्होंने सोचा अगर लाइट ड्यूअल नेचर शो कर सकता है, तो मैटर ने क्या गलती किया? मैटर को भी तो ड्यूअल नेचर शो करना चाहिए। उन्होंने यही सोचा, इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। डी ब्रोगली ने कहा एवरी मूविंग पार्टिकल हैज एन वेव एसोसिएटेड विथ इट। उन्होंने क्या कहा? मैं लिख देता हूं। डी ब्रोगली सेड एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विथ इट। ये पूरा लाइन बोले थे डी ब्रोगली ने। और इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई पार्टिकल स्टेडी स्टेट में रहा, अगर रेस्ट में रहा, तो वो पार्टिकल मतलब वो पार्टिकल क्या शो करेगा? पार्टिकल नेचर। अगर कोई मैटर रेस्ट में रहा तो वो क्या शो करेगा? पार्टिकल नेचर। लेकिन वही मैटर अगर मोशन करना शुरू करेगा, मूवमेंट करना शुरू करेगा, वही मैटर, वही पार्टिकल तब वेव नेचर शुरू करेगा। मतलब पार्टिकल्स इन मोशन, क्या नेचर? वेव नेचर। इसको दिमाग में घुसा लीजिए। अगर कोई भी पार्टिकल मोशन में रहा तो वो क्या शो करेगा? वेव नेचर। लेकिन एक मिनट, आप लोग तब से सोच रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, आप लोग विश्वास क्यों कर रहे हैं? फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी चीज बिना एक्सपेरिमेंट का हम लोग विश्वास नहीं करते। इसलिए मैं बोल तो रहा हूँ वेव नेचर। ये आप लोग को एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी मैं बोलूँगा कौन से एक्सपेरिमेंट प्रूव किया कि ये डी ब्रोगली जो बोल रहे थे वो सही है। क्योंकि उस टाइम में तो बहुत हाई लेवल के साइंटिस्ट थे, किसी ने डी ब्रोगली का विश्वास नहीं किया। सभी ने सोचा डी ब्रोगली सिर्फ एक मामूली पीएचडी स्टूडेंट है, वो ये सब बोल रहे थे, हम लोग उसके बाद सीरियसली क्यों लें? कोई भी डी ब्रोगली को सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन उस टाइम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन टुक हिम सीरियसली। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डी ब्रोगली के बात को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने कहा कि डी ब्रोगली जो कह रहे हैं वो शायद ठीक हो सकता है। उन्होंने कहा मतलब कंफर्म हाँ नहीं बोला,
लेकिन उन्होंने ना भी नहीं किया। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थोड़ा सा मतलब उनका थोड़ा सा जो उन लोगों का मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको थोड़ा अप्रूवल दिया, इसके माध्यम से डी ब्रोगली का ये लाइन और भी पॉपुलर हो गई। और बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुआ जो इस डी ब्रोगली के थ्योरी के साथ पूरा मैच कर रहा था, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग सब जानते हैं डी ब्रोगली का सबसे वर्ल्ड फेमस इक्वेशन, आप लोगों को भी पता होगा। डी ब्रोगली का इक्वेशन क्या है? डी ब्रोगली इक्वेशन फॉर मैटर वेव्स, कौन से इक्वेशन है? लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी इक्वल्स टू एच बाई एम वी, where p is momentum, m is mass, v is velocity, h is Planck constant। तो ये वाला इक्वेशन अच्छे से देखिए, इक्वेशन अच्छे से देखिए। तो क्या है? लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, मतलब लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, पी क्या है? मोमेंटम। तो वेवलेंथ के अंदर जो वेव नेचर लिखा है, तो वेवलेंथ मतलब वेव नेचर, और पी मतलब क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम किसका हो सकता है? पार्टिकल का मोमेंटम। ये है पार्टिकल नेचर, जहां पर हम लोग लैम्डा इक्वल्स टू वेवलेंथ और p इक्वल्स टू मोमेंटम। तो अच्छा से देखिए, एक डी ब्रोगली का ये इक्वेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट इक्वेशन है, क्योंकि एक ऐसा इक्वेशन है जिसके माध्यम से हम लोग वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को रिलेट कर सकते हैं। इससे पहले किसने ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया। उन्होंने क्या क्या लिखा? लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, मतलब वेव नेचर ऑफ मैटर इज इक्वल्स टू पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। ये इक्वेशन डी ब्रोगली ने दिया था, लेकिन ये इक्वेशन अभी तक ये मतलब एक हाइपोथेसिस या एक इक्वेशन डी ब्रोगली ने लिया था, लेकिन ये वाला अभी तक एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुआ था। ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग आज प्रूव भी करेंगे, वो तब तक देखते हैं और कुछ टॉपिक, उसके बाद लास्ट में हम लोग उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। तो इसमें हम लोग देखिए, इक्वेशन आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आपके सिलेबस में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके ऊपर पड़ेंगे, और बहुत सारा प्रॉब्लम रहेगा जो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम पी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम आप लोग जो भी बुक खोलेंगे फिजिक्स का, न्यूमरस अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। लेकिन हम सिर्फ इसी में नहीं रुकेंगे, एच बाई एम पी नहीं, इसका और भी कुछ डेरिवेशन है जो हम लोग कर लेते हैं। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये जानते हैं। और ये जानते हैं तो यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं 1/2m एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो 1/2m पी स्क्वायर, तो यहाँ से p इज इक्वल्स टू √2m, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो हम लोग का डी ब्रोगली इक्वेशन क्या हो गया? h बाई √2m। ये भी डी ब्रोगली इक्वेशन का एक फॉर्म है, ये भी आप लोग नोट करके रख दीजिए। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन देगा वैसे इक्वेशन में पुट करके आप लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये अब तक हम लोग डी ब्रोगली के बेसिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। अभी हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर जानना चाहें तो हम लोग जानेंगे एक्सपेरिमेंट के बारे में। मैं तब से बोल रहा हूँ एक्सपेरिमेंटली नॉट प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली नॉट प्रूव्ड। तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव हम लोग कैसे करें कि मैटर हैज डुअल नेचर और सिंपली मैटर हैज वेव नेचर, क्योंकि इतने सालों से सबको बिलीव करते आ रहे थे कि मैटर ओनली हैज पार्टिकल नेचर, मैटर डज नॉट हैव वेव नेचर। ये प्रूफ किए हैं दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम है डेविसन और गाउमर। डेविसन एंड जर्मर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वहां से प्रूफ किए कि मैटर हैज वेव नेचर। यहाँ पर और एक साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है जीपी थॉमसन। जीपी थॉमसन, आप लोगों को जे थॉमसन का नाम याद है? जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, जीपी थॉमसन उन्हीं के बेटे हैं, सन ऑफ जे थॉमसन, जीपी थॉमसन। तो इन्होंने अपने पापा के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इनका पापा बोला था मैटर पार्टिकल नेचर, और इन्होंने बोला मैटर वेव नेचर। तो घर में इतना झमेला, मतलब ऐसा नहीं, हंसी का बात नहीं है। इनका टाइम में ये जो किया तभी ये फिनोमेना डिस्कवरी था, और इनके टाइम में ये जो किया ये भी फिनोमेना डिस्कवरी है। दोनों को ही नोबेल प्राइज मिला, इनको भी नोबेल प्राइज मिला, इनको भी नोबेल प्राइज मिला। देख रहे हैं, पापा और बेटा दोनों को नोबेल प्राइज मिला।
दोनों ने एक ही चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन एक का एक्सपेरिमेंट दूसरा रिजल्ट निकला, एक का एक्सपेरिमेंट दूसरा रिजल्ट निकला। तो कितना इंटरेस्टिंग है। तो इसी बारे में बात करते करते हम लोग अगर अभी डेविसन और गार्मर के एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना चाहें तो डेविसन गार्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में हम देखते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम लोग देखे थे मैटर का वेव नेचर। तो डेविसन गार्मर एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग देखें तो इसका जो डायग्राम था वो कैसा था। उन्होंने देखा इधर एक टंगस्टन फिलामेंट लिया, इधर एक बैटरी था और इधर एक कंडक्टिंग सिलेंडर जिसके अंदर होल्स था और इधर एक तो हम लोग का स्क्रीन रहेगा, ऐसा कुछ था फिनोमेना। और यहाँ पर स्क्रीन थोड़ा दूरी करता हूँ और यहाँ इधर क्या होगा, मतलब इधर से अगर टंगस्टन है, इधर टंगस्टन इधर करंट गया तो करंट के माध्यम से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ यहाँ से क्या जा रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जाके इसके अंदर से, इसके अंदर होल्स है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पास होके यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन टकराएगा, इलेक्ट्रॉन जाके इधर टकराएगा स्क्रीन के ऊपर। टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। कहाँ पर, एक तो हम लोग के पास ऐसा एक इधर एक तो हम लोग ऐसा चीज है इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा और इधर हम लोग के पास एक डिटेक्टर रहेगा। कैसा डिटेक्टर, ऐसा टाइप का एक डिटेक्टर, अच्छा से अगर मैं बनाऊं ऐसा टाइप का एक डिटेक्टर रहेगा। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, सिंपली एक गैल्वेनोमीटर है, मूविंग गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा इधर रिफ्लेक्ट करके इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या इलेक्ट्रॉन में से क्या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। तो यही एक्सपेरिमेंट था डेविसन और गार्मर का। इन्होंने क्या किया, एक फिलामेंट था, वहां से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास करके इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन एक इधर सब होल्स है, होल्स क्यों था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इधर बहुत सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, लेकिन हम लोग को जो स्क्रीन है यहाँ पर हम लोग को एक पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसलिए सिलेंडर के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन गया तो फिर हम लोग क्या हो जाएगा, पैरेलल रे ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। और ये जो एंगल है इसको एंगल को हम लोग फाई बोलते हैं, मतलब डिफ्लेक्टिंग एंगल। इसके लिए ये एंगल फाई है, इसके लिए ये एंगल फाई है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई। तो ये था डेविसन और गार्मर का एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे पोटेंशियल में शो कर रहा था ग्राफ। कैसा ग्राफ था, ये जो हम लोग का ये स्कैटरिंग एंगल है इसके साथ अगर हम लोग करंट शो कर रहा है उसका ग्राफ हम लोग देखें, उसका ग्राफ इस तरह का आ रहा था, पीक ऑब्जर्व हो रहा था। बहुत सारे केसेस में पीक ऑब्जर्व हो रहा था। कैसे, हम लोग का 40, 10, 40, 60 ऐसे सब स्कैटरिंग एंगल में 10 डिग्री, 60 डिग्री, इधर बीच में से 40 डिग्री, ऐसे कुछ केस में हम लोग का पीक बहुत अच्छा ऑब्जर्व हो रहा था। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज था, एक पर्टिकुलर वोल्टेज जो कि है आप लोगों का 54 वोल्ट, 54 वोल्ट। उधर क्या हुआ, मैक्सिमम पीक वाज ऑब्टेन्ड। ये भी आप लोग लिख के रख दीजिए। डेविसन और गार्मर एक्सपेरिमेंट में 54 वोल्ट जब अप्लाई हुआ तभी उधर मैक्सिमम पीक ऑब्टेन्ड हुआ। जो ग्राफ तो फिर इसका कैसा होगा, उसका ग्राफ था 54 वोल्ट में मैक्सिमम पीक, ऐसा टाइप का ग्राफ आया था। डेविसन और गार्मर एक्सपेरिमेंट जब 54 वोल्ट में हुआ तो ऐसा टाइप का ग्राफ आया था। तो एकदम बीच का जो एंगल था, ये जो देखा गया था मैक्सिमम एंगल, ये एंगल था 50 डिग्री। ये बहुत 50 डिग्री इंपॉर्टेंट, नोट करके रखिए, थोड़ी देर बाद मैं इसमें आऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सोचिए, एक बार दिमाग में घुसा लीजिए, सारा जिंदगी आपको याद रहेगा। 50 डिग्री में मैक्सिमम एंगल जो पीक आया था वो था 50 डिग्री में। और ये हम लोग देखे थे, ये जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन का बीम जो आ रहा था, इधर कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। इधर कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था मतलब
इधर इंटरफेरेंस डिफ्लेक्शन हर कुछ फिनोमेना हो रहा था क्योंकि बीम ऑफ लाइट आ रहा था। और इंटरफेरेंस डिफ्लेक्शन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैटर क्या नेचर शो कर रहा है, वेव नेचर। तो डेविसन एंड गार्मन एक्सपेरिमेंट को मैं अगर समराइज करके लिखूं तो समराइज क्या क्या था, ये शोड diffraction by electron, diffraction by electron इन्होंने शो किया, एंड सो मैटर्स वेव नेचर was established। समझे? डेविसन और गार्मन ने शो किया इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, और इसी की वजह से उसका मैटर का जो वेव नेचर है वो एस्टेब्लिश हुआ। यही डेविसन और गार्मन एक्सपेरिमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था। और एक तो चीज, इधर जो हम लोग का लाइट आ रहा है, जो वेव आ रहा है, ये जो मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा वो, और एक इक्वेशन के माध्यम से हम लोग प्रूव किए थे, वो था ब्रैग्स इक्वेशन। इसको मैं प्रूव करूंगा। ब्रैग्स इक्वेशन जो है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, इसके बारे में मैं आ रहा हूँ। और आप लोग अगर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पढ़ के आ चुके हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या था, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, याद आ रहा है? ऐसे सब रेशियो हम लोग को लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये रेशियो पे अगर हम लोग का वेवलेंथ था तो हम लोग का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। ये भी याद करके रखिए क्योंकि इधर डिफ्रैक्शन का बात आ रहा है। तो सबसे पहले ब्रैग्स लॉ को हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं। आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजिंग अगर लगे तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर से देखिए, तो आप लोग को समझ में आएगा। कुछ भी कंफ्यूजन का नहीं है, आप सभी लोग का दिमाग बहुत ही तेज चलता है, आप लोग समझ पाएंगे सब कुछ। लेकिन फिर भी सब कुछ कॉन्सेप्चुअली पढ़िए तो पूरा दिमाग में घुसेगा। अभी हम लोग ब्रैग्स लॉ को प्रूव करेंगे। ब्रैग्स लॉ को प्रूव करने के लिए ये दो लेयर है, दोनों का बीच का डिस्टेंस है d, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। उसके बाद बीम ऑफ लाइट आ रहा है, देखिए अगर मैं अच्छे से थोड़ा ड्राइंग करूं, ये भी अच्छे से ड्राइंग नहीं हुआ, आप लोग समझ ही सकते हैं मेरा ड्राइंग कैसा है। ये है एक बीम ऑफ लाइट, ये एंगल है थीटा, 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 ये याद रखिए, ये एंगल है थीटा, ये है बीम ऑफ लाइट। तो ये बीम ऑफ लाइट आ रहा है, इधर मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, और इधर ये ए ओ बी, तो टोटल जो बीम ऑफ लाइट आया है, मतलब ये जो लाइट है पी, इधर नाम दे देता हूं ओ डैश, पी ओ डैश क्यू, और एक्स ओ वाई, दोनों का बीच का पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है दोनों का पार्ट डिफरेंस। देखिए पाथ डिफरेंस बिटवीन पी ओ डैश क्यू एंड एक्स ओ वाई इज इक्वल्स टू ए ओ बी, ये डिस्टेंस है पार्ट डिफरेंस, ये जो डिस्टेंस है। तो इसको अगर हम लोग निकालें तो कैसे होगा, देखिए ये डिस्टेंस d है, ये d है तो मतलब ये भी d, ठीक है। तो ये थीटा है, ये अगर थीटा है, ये और ये भी अगर थीटा है, तो ये एंगल कितना है, ये टोटल तो 90 डिग्री, तो अंदर का ये जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये जो एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, एकदम इजी। और हम लोग वेक्टर में पढ़ के आ चुके हैं, ये d है, ये अगर एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है तो वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, AO इक्वल्स टू क्या होगा, d cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये जो AO, सिमिलरली फॉर OB ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए क्या हो जाएगा OB, ये भी हो जाएगा d cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो फिर पार्ट डिफरेंस जो इधर था डेल x क्या हो जाएगा,
AO प्लस OB दैट इज इक्वल्स टू ये दोनों का समेशन 2D cos 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज 2D sin थीटा। और हम लोग जानते हैं, थोड़ी देर पहले हम लोग बोल के आ चुके हैं, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल एक्स क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा दैट इज n लैम्डा। तो ये दोनों इक्वेशन से हम लोग इजीली लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस टू इक्वेशन हम लोग इजीली लिख सकते हैं 2D sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ये क्या है, ब्रैग्स लॉ। तो मैंने ब्रैग्स लॉ क्यों एस्टेब्लिश किया, करने की क्या जरूरत था, ये इसीलिए जरूरत था क्योंकि हम लोग अभी तक हम लोगों ने डी ब्रोगली का इक्वेशन अभी तक हम लोग प्रूव नहीं किया। तब सिर्फ एक थ्योरी बोल के रह चुके हैं कि डी ब्रोगली का इक्वेशन ये है, लेकिन अभी तक डी ब्रोगली का इक्वेशन प्रूव करना हम लोग के लिए बाकी है। इसलिए ये इक्वेशन का यूज करके हम लोग डी ब्रोगली का इक्वेशन प्रूव करेंगे। इसीलिए मैंने डी ब्रोगली के लिए ब्रैग्स लॉ को मैंने एस्टेब्लिश किया है। तो देखिए ब्रैग्स लॉ नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग डी ब्रोगली के मतलब प्रूफ ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन या वैलिडेशन ऑफ डी ब्रोगली वही करेंगे। तो देखते हैं क्या है डी ब्रोगली का इक्वेशन, और डी ब्रोगली ने राइट इक्वेशन लिखा या वो भी कुछ ऐसे इक्वेशन लिख के चल गया जिसको हम लोग अभी तक एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं क्या है वो। तो देखिए अगर हम लोग निकल का क्रिस्टल ले और सिमिलरली ब्रैग्स लॉ जैसे किए वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग करेंगे तो ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, और निकल क्रिस्टल के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, डिविजन बारंबार एक्सपेरिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन का बीम आ रहा था इमेजिन करिए वैसे ही आ रहा है। तो ये एंगल क्या है, टोटल एंगल फाई है, स्कैटरिंग एंगल फाई। ये एंगल क्या है 5/2, ये क्या है 5/2, ये थीटा थीटा, ये भी क्या 5/2। ये है निकल क्रिस्टल के लिए हम लोग कर रहे हैं, और इन दोनों का बीच का इंटरस्टेलर डिस्टेंस है d। ठीक है, तो निकल क्रिस्टल हम लोग का बहुत ही नॉन क्रिस्टल है, इसके हम लोग बहुत डिफ्रैक्शन करते हैं। निकल क्रिस्टल के लिए d का वैल्यू फॉर निकल क्रिस्टल d इक्वल्स टू 0.91 एंगस्ट्रॉम है। ये फिक्स वैल्यू है निकल क्रिस्टल का, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है निकल क्रिस्टल के लिए। और कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोग कुछ देर पहले हम 54 वोल्ट में एक एक्सपेरिमेंट करके आ चुके हैं, याद है कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। उधर वहां पर फाई कितना आया था, 50 डिग्री में मैक्सिमम पीक आ रहा था। तो इधर 5/2 क्या होगा, 5/2 25 डिग्री, ये एंगल 25 डिग्री। तो फिर हम लोग का थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स 90 डिग्री माइनस 5/2 दैट इज 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 65 डिग्री हम लोग को थीटा मिल गया। अब इसी को हम लोग ब्रैग्स लॉ के अंदर पुट करके देखते हैं क्या आता है। ब्रैग्स लॉ हम लोग जानते हैं 2D इक्वल्स टू n लैम्डा, और 2 इंटू डी कितना है 0.91 10⁻⁻10 साइन 65 डिग्री इज इक्वल्स टू लैम्डा फॉर n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू जो आएगा वो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रख चुका हूँ, जो मैं कैलकुलेट करके देख रहा हूँ। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ रहा है 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये फ्रॉम ब्रैग्स लॉ, ये मैं लिख के रखता हूँ साइड में, लैम्डा इक्वल्स टू 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये आया है ब्रैग्स लॉ यूज करके निकल क्रिस्टल में। और अगर यही वेवलेंथ हम लोगों ने डी ब्रोगली का इक्वेशन यूज करके हम लोग यही वेवलेंथ अगर हम लोग को मिला तो डी ब्रोगली का इक्वेशन हम लोग का एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो वही देखते हैं, ये मैं लिख के रखता हूँ साइड में। ये कहाँ से आया, ब्रैग्स लॉ से। अब डी ब्रोगली इक्वेशन क्या था, डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। इसी को हम लोग लिख सकते हैं h/√2mE। ये भी हम लोग लिख सकते हैं इसके √2mE। और एक तो चीज हम लोग को अब लोग नहीं बोला था, क्या काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी ई इक्वल्स टू ई इंटू वी, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। याद आ रहा है पिछले वीडियोस में हम लोग जब पढ़ रहे थे उधर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उधर वी क्या था, वी था हम लोग का पोटेंशियल। ये भी एक हम लोग का इक्वेशन था। तो ये अगर हम लोग पुट करें तो हम लोग का इक्वेशन क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ ई वी, एम की जगह हम लोग लिखे एच रूट टू एम ई वी, वी मतलब पोटेंशियल। हम लोग एम का वैल्यू जानते हैं, एम इज इक्वल्स टू 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और ई का वैल्यू जानते हैं 1.6 × 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये अगर हम लोग बिठा है तो लैम्डा का वैल्यू आता है √150/v, ऐसा एक आता है। ये यूनिवर्सल एक फॉर्मूला है, √150/v, ये वाला एंगस्ट्रॉम में आएगा। ये आप लोग देख के रख दीजिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में अगर प्रॉब्लम आए डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में आप लोग बिठा के कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू √150/v। तो ये भी एक डी ब्रोगली इक्वेशन का पार्ट है, ये भी डी ब्रोगली इक्वेशन है। और आप देख ही सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आ रहा है √150/v। तो अभी हम लोग क्या था, कितना वोल्ट था, 54 वोल्ट था। तो इसको हम लोग बिठा के देखते हैं क्या आता है, √150/54, ये नियरली इक्वल्स टू, अगर आप लोग कैलकुलेटर आपके पास में है देखिए, ये नियरली इक्वल्स टू 1.65 एंगस्ट्रॉम ही आएगा। तो मतलब देखिए यहाँ पर भी डी ब्रैकेट यूज करके 1.65 आ रहा था, डी ब्रोगली यूज करके 1.65 एंगस्ट्रॉम आ रहा था, तो मतलब डी ब्रोगली वाज राइट। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं wavelength from Bragg's law equals to wavelength from de Broglie इक्वेशन। तो इसी के दोनों इक्वेशन क्या आया था, 1.65 एंगस्ट्रॉम फॉर निकेल क्रिस्टल। तो इसके वजह से हम लोग कह सकते हैं डी ब्रोगली जो इक्वेशन में जो थ्योरी दिया था वो थ्योरी एकदम करेक्ट था, और इसी से हम लोग कह सकते हैं मैटर क्या है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो ये चैप्टर यही लगी था और कुछ नहीं है चैप्टर। यहाँ से हम लोग क्या सीखे हैं, मैटर का है डुअल नेचर, और लाइट का भी है डुअल नेचर। उसका मतलब मैटर ऑल्सो हैज डुअल नेचर, लाइट ऑल्सो हैज डुअल नेचर। तो लाइट का डुअल नेचर का मैं फिर से अगर रिवाइंड करूं, लाइट का क्या था, जब अगर पार्टिकल नेचर रहा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लाइट का अगर वेव नेचर रहा, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। सिमिलरली मैटर का अगर पार्टिकल नेचर किससे हम लोग डेविसन गार्मर एक्सपेरिमेंट्स हम शो कर रहे थे, और मैटर का पार्टिकल नेचर तो शो करने की जरूरत नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही हम लोग सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब मतलब सोचे मैटर अगर रेस्ट में रहा तो वो पार्टिकल, वही पार्टिकल अगर मोशन में रहा वो होगा वेव। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए, जैसे डी ब्रोगली कहा था एवरी मूविंग पार्टिकल एक्ट्स एज अ वेव। ये सेंटेंस अच्छे से दिमाग में घुसा लीजिए। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। अगर कुछ डाउट रहा तो आप लोग कमेंट्स में दे दीजिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। और कुछ ही दिनों में मैं एटॉम्स, न्यूक्लियस, इसके ऊपर भी वीडियोस लाऊंगा। तब तक ये वीडियो देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जिन लोगों को जरूरत है वीडियो से शेयर कीजिए। चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।